हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर अफेयर पे लेक्चर 5। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं। एरेंस ऑफ द कोल्ड वॉर। एरेंस वो एरिया होता है जहाँ पे कभी वॉर हुआ हो, उसे हम लोग एरेंस बोलते हैं। और कोल्ड वॉर हमारा होता है जब हम जब यानी कि जब बहुत सारे क्राइसिस होते हैं तो उसे हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। The Cuban Missile Crisis that we begin the chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War। यानी कि हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ इस चैप्टर में। उसके अलावा अलग अलग क्राइसिस हुए कोल्ड वार के दौरान। उसके अलावा द कोल्ड वॉर वॉज ऑल्सो लीड टू सेवरल शूटिंग वॉर, बट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस क्राइसिस वॉर डिड नॉट लीड एंदर वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे वॉर हुए छोटे मोटे, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो जो वॉर था एक बड़े वॉर में तब्दील नहीं हुआ, जिसे हम लोग वर्ल्ड वॉर कहते हैं। द टू सुपर पावर वेयर पोस्ट फॉर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इन कोरिया 1950 एंड 53, Berlin 1958 to 62, the Congo 1960, and several other places crisis depended neither parties involved was willing back down। यानी कि जो दोनों सुपर पावर थे यूएसए और यूएसएसआर, वो कॉन्फ्रंटेशन कर रहे थे कोरिया में, बर्लिन में, कॉन्गो में और अलग अलग जगह। और दोनों जो थे वो हटने को तैयार नहीं थे जगह से, मतलब ना ही यूएसए हार मानने वाला था और ना ही यूएसएसआर। When we talk about the areas of the Cold War, we refer therefore area where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliances system but did not exceed a certain limit। सबसे पहले हम समझते हैं एरेंस, इसका मतलब क्या होता है। एरेंस वो एरिया होता है जहाँ पे कभी क्राइसिस हुआ हो या कोल्ड वॉर हमें देखने को मिला, कोल्ड वॉर हुआ हो, या ऐसा चांस है कि वहाँ पे जो है वो लड़ाई जो है वॉर है वो हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। उसे हम लोग एरेंस कहते हैं। ग्रेट मैनी लिव्स वेयर लॉस्ट इन सम ऑफ दिस एरेंस लाइक अ कोरा, वियतनाम, अफगानिस्तान, बट द वर्ल्ड स्प्रेड अ न्यूक्लियर एंड ग्लोबल हॉस्पिटल। ईरान होने की वजह से बहुत सारे जगहों लॉस्ट भी हुए, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, यहाँ पे काफ़ी बर्बादी भी आई। उसके अलावा लेकिन एक अच्छी बात थी कि जो पूरा पूरा वर्ल्ड था वो न्यूक्लियर वॉर से बच गया। इन सम केसेस hug military build-up very reported. In many cases, diplomatic communication between the superpower could not sustain and contribute to the misunderstanding। क्या हुआ, दोनों जो यूएसए और यूएसएसआर के जो राजनेता थे, यानी कि राजनेता के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलतफहमी हो गई, जिसके कारण से लड़ाई जो थी वो हो सकती थी, लेकिन दोनों कंट्री ने काफ़ी इस पे अच्छे से रिएक्ट किया और वॉर को नहीं होने दिया। Sometimes country outside the two bloc, for example, the non-aligned country, play a role in reducing the Cold War conflicts and some grave crises। उसके बाद बहुत सारे जो कंट्री थे वो आज़ाद होके आ रहे थे, रिपब्लिक होके आ रहे थे, जिसमें हमारा इंडिया भी एग्जाम्पल है। तो उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि वो, मतलब उनके पास प्रॉब्लम आ रहा था कि वो किस साइड से हैं। पहली चीज़, वो फ्रीडम होके आज़ाद होके आए हैं, अगर वो किसी के भी साइड जाएंगे तो फ्रीडम उनका छीन जाएगा। दूसरा जो उनको प्रॉब्लम फेस करना होता, वो किसी के भी साइड जाएं, एक जो देश है वो उनका दुश्मन बन जाता। तो ये सभी चीज़ों को देखकर उन्होंने नॉन लाइट मूवमेंट की स्थापना की, यानी कि ना हम आपके साइड जाएंगे ना हम आपके साइड जाएंगे, हम अपना खुद का दल बनाएंगे। तो उसके हिसाब से फिर हमारा नॉन लाइट मूवमेंट की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू, वन ऑफ द की लीडर एनएम, प्ले a crucial role mediating between the two Korea। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नॉन लाइट मूवमेंट के लीडर थे और उन्होंने मेडिटेशन का काम किया कोरिया के बीच में। इन द कॉन्गो क्राइसिस, यूएन सेक्रेटरी जनरल प्ले अ मेडिटेटिंग रोल। जो यूएन के सेक्रेटरी थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक मेडिटेटिंग रोल प्ले किया। बाई अ लार्ज इट वॉज रियलाइजिंग दैट सुपर पावर फॉर पार्ट दैट वॉर ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड, दैट एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एंड वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सुपर पावर थे उन्होंने वॉर को, लड़ाई को जो था वो अवॉइड कर दिया। इंटरनेशनल अफेयर पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स किया। बट सिंस द कोल्ड वार डिड नॉट एलिमिनेट रिवल्स बिटवीन द टू अलाइंसेस, mutual suspicious led by the themselves to the teeth and to the constantly prepare of war, hug stock of arms and consider necessary to prevent a war from taking place। दोनों जो कंट्री थे उनको इस चीज़ का डर था कि कहीं जो है वो दूसरा कंट्री जो उन पे हमला ना कर दे, यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से डर था कि कहीं वो मेरे पे हमला ना कर दे, इसीलिए वो हमेशा अपनी मिलिट्री को तैयार रखते थे और हथियार वगैरह वो जो है वो पहले से ही रेडी करके, यानी कि स्टोर में रखते थे। The two sides understand that war might occur speed distance. Other side might mislead the number of weapon process. Another side they might miss अंडरस्टैंडिंग विद अदर साइड, यानी कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूएसए और यूएसएसआर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वॉर को लेकर। वो समझते हैं हम किस चीज़ का मिसअंडरस्टैंडिंग होती है।
देखिए, besides, what if there was a nuclear accident? What would happen if someone fired a nuclear weapon, mistake by soldier, maliciously shoot off weapon, deliberately start war? What if accident occurred with nuclear weapon? How would the leader country know was the accident and not the enemy that landed by from other side? उन्हें इस चीज़ का डर था कि कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब मान लीजिए उनकी सेना से अगर किसी से दब जाए और दब के अगर चला जाए तो इस चीज़ का डर था कि मतलब अगर मान लीजिए न्यूक्लियर मिसाइल है, अगर किसी भी सैनिक ने उसे छोड़ दिया तो दूसरी जगह चला जाएगा दूसरे देश में, तो उसको क्या लगेगा कि अब मतलब युद्ध करना ही चाह रहे हैं, तो इससे जो है वो युद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार का जो मिसअंडरस्टैंडिंग डर जो था वो बना हुआ था दोनों कंट्री के बीच में। In time, therefore, the USA and USSR decided to collaboration, limiting certain kinds of nuclear and non-nuclear weapon. A stable, balanced weapon they decided could maintain their arms and control. ये सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने न्यूक्लियर और मतलब न्यूक्लियर पे कुछ रूल्स लाए, डिसाइडेड किए कि वो कुछ रूल बनाएंगे जिससे वो कंट्रोल करके इसको रख सकें। वो हम देखते हैं कि वो क्या रूल्स थे। देखिए, स्टार्टिंग द 1962 डिसाइडेड अ साइन सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट विथ डिकाइड दिस अ लिमिटेड टेस्ट बिन ट्रीटी एंड पॉपुलेशन ट्रीटी एंटी ब्लास्टिक म्यूजिक मिसाइल ट्रीटी, यानी कि उन्होंने 1960 में एक मतलब ट्रीटी लाया, दोनों साइड ने उसे साइन भी किया और ये मतलब लिमिट लगाया कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो कोई भी ज़्यादा नहीं रख सकता है कि खतरा ना हो दोनों देश पर इस सभी चीज़ों को लेकर। Thereafter, the superpower held a several rounds limitation to tanker several treaty their arms. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी ट्रीटी की न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है वो कम करने की, कि न्यूक्लियर विस्फोट किसी तरह से भी ना हो पाए वरना इससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अलाइनमेंट के हम कुछ आइडियोलॉजी को देख लेते हैं। तो जो जॉर्ज ब्रेजर थे 1892 से लेकर 1980 में, ये प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के 1945 से लेकर 1980 तक रहे। For the Germany World War II, communists maintain and some distance from the Soviet Union forget unity of Yugoslavia. इन्होंने वर्ल्ड वार टू में भी हिस्सा लिया था। उसके अलावा सोवियत यूनियन फॉर यूनिटी, इन्होंने एकता लाया यूगोस्लाविया में। जवाहरलाल नेहरू 1889 टू 1964 फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पहले प्रधानमंत्री थे, 1947 से लेकर 1964 तक रहे। मेड ऑफ एरर एशियन यूनिटी, एशिया में इन्होंने यूनिटी लाया। डीकोलोनाइजेशन लाया, यानी कि जो कंट्री थी वो कॉलोनाइज थी, यानी कि दूसरे कंट्री के अंडर में थी, उसे उन्होंने आज़ाद कराया। उसके अलावा पीसफुल, सब जगह शांति लाया। ये सभी चीज़ जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो ये हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की आइडियोलॉजी को देखा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।